बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। और सिलेबस के लिहाज से नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग है कलेक्शन, कल्टीवेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसके अंदर जो हेडिंग्स हैं सिलेबस में वो हैं लेबॉर्ट्री वर्क, सिम्टम्स, कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग स्पेसिमेंस, मीडिया प्रेपरेशन, बैलेंसिंग द एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स फॉर कल्चरिंग। ये हेडिंग्स सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। चैप्टर सिलेबस तो ये थ्योरी का है, लेकिन इसका काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक डायरेक्टली प्रैक्टिकल के साथ है। और यहाँ पे ख़ास तौर पर जो चीज़ मैंने डिस्कस करनी है, क्योंकि इसमें से जैसे पहले हेडिंग है लेबॉर्ट्री वर्क। अब लेबॉर्ट्री वर्क ज़ाहिर अंडरस्टूड है कि दैट इज़ पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल। सिम्टम एक ऐसा हेडिंग है जो कि हेडिंग के साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि सिम्टम्स का टॉपिक डिजीज़ के साथ होना चाहिए था कहीं पे। लेकिन इसके जो अगला हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ रही है आपकी कलेक्टिंग एंड पता मतलब कि लो आवाज आ रही है। हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेंस। जी आप क्या कह रहे हैं, दोबारा बताएं। आवाज नहीं आ रही, बहुत कट कट के और स्लो आवाज आ रही है। काइंडली आवाज को क्लियर कर लें अपनी थोड़ी सी। हाँ जी, क्लास में से बाकी और कोई बताया जी आवाज़ कितनी आ रही है, कैसी आ रही है। निमरा है क्लास में? निमरा आप बताइए। निमरा, हमारा 73 आप बताएं। जी सर, जी सर। जी निमरा आप बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, या कट कट के आ रही है? सर क्लियर आ रही है बिल्कुल। हाँ जी, निमरा कह रही है क्लियर आ रही है। जी हमारा आप बताइए। हमारा जी हमारा कनेक्ट नहीं हो रही। फातिमा 566 आप बताएं, आवाज़ क्लियर आ रही है या कट रही है? नो सर रिस्पॉन्स। क्लियर आ रही है। जी इकरा ने कहा जी क्लियर है, और एक और बच्चे ने भी कहा है। हाँ जी उमैर, आपके सिग्नल में मैंने प्रॉब्लम भी है। कहा। हाँ जी, मुझे जो नाम नजर आ रहा है उसके लिहाज से अब मेजॉरिटी ने कहा है जी आवाज़ क्लियर आ रही है। उमैर अपने फ़ोन पे या सिग्नल्स को आप खुद चेक करें। मेरे पास सिग्नल्स फुल कंप्लीट आ रहे हैं यहाँ पे। चलें टॉपिक की तरफ आ जाएं। हमारा टॉपिक जैसे मैंने भी कहा है कि ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों लिहाज से इम्पोर्टेंट है। कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग स्पेसिमेंस। हमने जो स्पेसिमेन कलेक्ट करने हैं उनको कैसे हैंडल करना है, कलेक्ट कैसे करना है और हैंडल कैसे करना है। याद रखिए कि दोनों लिहाज से थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वक्त जिस दौर में रह रहे हैं, आप इस दौर को कौन सा नाम देंगे? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपसे पूछा है। आपके ख्याल में ये दौर इस वक्त जिसकी बात हो रही है कौन सा दौर है? सर रिसेंट। रिसेंट? ये तो आपने पेलेंटोलॉजी के लिहाज से बताया, क्योंकि वहां पे ये है। और कुछ और कोई क्वेश्चन का आंसर? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। साइंस टेक्नोलॉजी का दौर अब से 100 साल पहले शुरू हो गया हुआ था। बिल्कुल एग्जैक्ट जो इस वक्त है 2021, इसको सामने रखते हुए बताना है कि ये कौन सा दौर। सर होलोसी। आप भी पेलेंटोलॉजी में चले गए हैं बेटा। होलोसीन 10,000 साल पहले शुरू हो गई थी। मैंने आज की बात की है 2020 2021। और कोई आंसर? सर कोविड का दौर है। जी इकरा का जवाब बिल्कुल ठीक है जी। इस वक्त दुनिया जिस दौर से गुजर रही है ये कोविड का दौर। कोविड ने बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें बता भी दी हैं, सिखा भी दी हैं, और जिनको नहीं पता है उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। जो सूरत हाल पूरी दुनिया में चल रही है, आपको बीइंग स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसके बारे में बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। अगर चीज़ों पर गौर कीजिए, आप सब लोग कोरोना के SOPs
पढ़े भी हुए हैं, सुने भी हुए हैं, देखे भी हुए हैं, हर जगह पे उनका जिक्र मौजूद होता है। मसलन नंबर 1, मास्क पहन के रखें। मास्क ऐसा हो कि नाक और मुंह दोनों कवर हों उससे, ताकि जब आप बोलें तो आपके मुंह से निकलने वाले या नाक से निकले जरासीम दूसरों को इफेक्ट ना करें, और जो दूसरों से आ रहे हैं वो आपको इफेक्ट ना करें। ये पहली एहतियात है। दूसरी है सोशल डिस्टेंसिंग, फासला। आप उसमें फासला ज़्यादा रखें, क्योंकि जितना आप करीब हों और अगर मास्क ना पहना हो तो जरासीम के आने जाने के चांसेस। हाथ नहीं मिलाना है, किसी से हाथ हैंडशेक नहीं करना, चीज़ें भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और एक ही बर्तन में, एक बर्तन में एक बंदा एक गिलास में पानी पिया तो दूसरे बंदे को वो गिलास यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बाहर ये एहतियातें सिर्फ और सिर्फ कोरोना के लिहाज से इशू की गई हैं, लेकिन एक बार फिर गौर कीजिएगा, ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी डिजीजेस जिनका ताल्लुक जरासीम के साथ हो, ये एहतियातें उन सब के लिए कॉमन है। मेरे फिक्र पे फिर गौर कीजिए, ये तमाम एहतियातें जो कोरोना SOPs के नाम से अनाउंस की जाती हैं, ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, बल्कि मेजॉरिटी ऐसी बीमारियां, ऐसी डिजीजेस जो जरासीम की वजह से होती हैं, और ख़ुसूसन सांस के ज़रिए या नाक और मुंह के ज़रिए जरासीम मुंतकिल होते हैं, ये उनके लिए है। इसमें नज़ला और फ्लू भी शामिल है। याद रखिएगा, जो कोविड है ये आपके नॉलेज में है या नहीं है, आप बता सकते हैं इस बात को। बेसिकली ये फ्लू की ही टाइप है। कोविड इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लू। आम नज़ला, फ्लू। किसी ने सार्स का नाम सुना होगा? SARS, सार्स। यू नो समथिंग अबाउट सार्स? एक और डिजीज है बर्ड्स फ्लू, इसका नाम सुना है किसी ने? नो आंसर। बहरहाल ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अगर स्टूडेंट तो हैं माइक्रोबायोलॉजी के, लेकिन यू हैव नो इंटरेस्ट इन माइक्रोबायोलॉजी। ये सब करंट कंटेंट्स के अंदर मौजूद हैं। पिछले 10-12 सालों में जो चीज़ें बहुत मशहूर हुई हैं जरासीम के लिहाज से, मैंने उसी के हवाले से पूछा है, और आप में से किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया है। सार्स, बर्ड फ्लू और अब कोविड-19, ये सारे के सारे। और चांस की बात यह है कि ये 3 डिजीज़ का जिनका नाम मैंने लिया है, इन तीनों का ओरिजिन बेसिकली चाइना है, चाइना से ये स्टार्ट हुए हैं। एनीहाउ, कोविड ने कम अज़ कम ये किया कि दुनिया के बहुत सी जगहों पे बहुत से लोगों तक अहम बातें पहुंचा दी हैं, और वो अहम बातें कोविड SOPs के नाम से कोविड हर किसी को पता है। अब पता सबको है, लेकिन अमल दरामद बहुत कम लोग करते हैं। आप लोगों को सिर्फ एक एज है, याद रखिए कि जब आप यंग होते हैं, जब आप एज आपकी कम होती है, तकरीबन कह लीजिए 15 साल की एज से लेके 40 साल की एज तक के जो लोग हैं वो ज़्यादा महफूज हैं, चूँकि उनमें इम्यूनिटी ज़्यादा है। 15 साल से 40 साल तक के लोगों में इम्यूनिटी ज़्यादा है। उसके बाद जो तकरीबन 8-10 साल से लेके 15 साल तक हैं, उनमें भी इम्यूनिटी ठीक है। जब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से ऑनवर्ड, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, जो बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी है वो कम होती जाती है। लेकिन उसके बावजूद एहतियात बहुत जरूरी। अगर आपकी कोई भी एज ग्रुप है, लेकिन इम्यूनिटी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एहतियात नहीं करनी। जस्ट मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं फुली वैक्सीनेटेड था, मैंने दोनों डोज, और ये बहुत पहले यानी मई में लग चुकी हैं। उसके बावजूद मुझ पर बहुत सीवियर अटैक हुआ है कोविड का। ऐसे ही वो लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन, हाँ ये भी नोट कीजिएगा, पाकिस्तान में जो वैक्सीन लग रही है, आप में से मेजॉरिटी लोग वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगवा चुके होंगे। जो पाकिस्तान में वैक्सीन लग रही है ये मोस्टली साइनोफार्म है, जो चाइना से आई है। इसकी एफिशिएंसी तकरीबन 70% के करीब है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो चीज़ अवेलेबल हो
उसको फैसिलिटी को अवेल किया जाना चाहिए। Anyhow, हम वापस आ रहे हैं, चूँकि कोविड के लिहाज से आपके सामने बात हो गई है कि जरासीम से बचाव के लिए कौन से बेसिक तरीके होते हैं, लेकिन अब हम टेक्निकल डिटेल्स में जाएं। याद रखिए कि एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को कहीं से भी जरासीम कलेक्ट करने पड़ सकते हैं। नंबर 1, मिट्टी में से, फ्रेश वाटर में से, सी वाटर में से, पोल्यूटेड वाटर से, एयर में से, या किसी सरफेस, ये तो है आम नॉर्मल चीज़ें, प्लस किसी भी एनिमल, इंसान या प्लांट से, और सबसे अहम और आखिरी पॉइंट है किसी भी मरीज से। ये वो तमाम पॉसिबल जगह हो सकती हैं जहाँ से जरासीम को कलेक्ट किया जा सकता है। जरासीम जर्म्स, और ज़ाहिर जर्म्स में बहुत सी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया के अलावा और चीज़ें भी आ जाती हैं। अब अगर तो फर्ज कीजिए आप मिट्टी से या पानी से कलेक्ट कर रहे हैं, तो आम रूटीन में हमारे यहाँ जो रवाज है कि बहुत कम लोग एहतियात करते हैं, लेकिन असूली तौर पर सुन लीजिए, आपने जहाँ से भी कलेक्शन करनी है तो नंबर 1, यू मस्ट वियर ग्लव्स। आपने ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए। आपके हाथों पे दस्ताने, मेडिकल दस्ताने दो तरह के हैं, एक बिल्कुल बारीक पॉलीथीन वाले होते हैं, ये कम महफूज हैं, और जो लेटेक्स वाले हैं, रबर वाले हैं, वो ज़्यादा महफूज होते हैं। और अगर आप दोनों पहन लें, नीचे पॉलीथीन और ऊपर लेटेक्स, तो वो ज़्यादा बेहतर प्रोटेक्शन हो जाती है। ये हाथों की प्रोटेक्शन है फर्स्ट। नंबर 2, आपने जो जूते पहने हुए हैं, जूते और सॉक्स, आपकी सॉक्स भी होनी चाहिए और जूते बंद होने चाहिए, ताकि जहाँ पे आप मौजूद हैं आपके पाँव के साथ जरासीम टच ना हो जाए। 2, नंबर 3, आपने मास्क पहना हुआ, मास्क ही वाला है जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में। ये मास्क मेजॉरिटी जरासीम से बचा देता है, 95% तक की सेव करता है ये वाला मास्क, तकरीबन 95% तक ये हमें जरासीम से बचा सकता है, अगर मुकम्मल प्रॉपर तरीके से आपने कवर किया हुआ हो इससे जगह। ये थी जी बेसिक चीज़ें जो कि आपकी अपनी प्रोटेक्शन के। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो जरासीम आपने कलेक्ट करने हैं, ज़ाहिर आपने सैंपल कलेक्ट करना है, उसमें जरासीम होंगे, उसके बहुत से मेथड हो सकते हैं। आप एक स्पैचुला से मिट्टी ले सकते हैं, स्पैचुला के ज़रिए मिट्टी ले सकते हैं। आप एक ड्रॉपर के ज़रिए पानी का सैंपल ले सकते हैं, या अगर ज़्यादा मकदार चाहिए तो पिपेट के ज़रिए। अगर पिपेट यूज़ कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने पहले भी दी थी, और पिछले साल बल्कि 2 साल पहले तो ये मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था। लेबॉर्ट्री सेफ्टी टेक्निक्स के नाम से मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है मगज़ार में, आपसे 2 साल पहले जो शाया हुआ था, उसको दोबारा चेक कर लें, उसमें भी जिक्र किया था, और जहाँ तक मुझे याद है मैंने शायद क्लास में भी जिक्र किया होगा। आपने पिपेट को कभी भी किसी भी सूरत में मुंह से सक नहीं करना। आप लोग केमिस्ट्री लैब में जाते हैं, वहाँ भी पिपेट्स होते हैं, क्या वहाँ पे कभी किसी टीचर ने आपको बताया है कि पिपेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं? कैन यू गिव मी एन आंसर? शक्कर के साथ। जी बिल्कुल जी। क्या टीचर ने इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि क्या वजह है, क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है? केमिस्ट्री के टीचर ने इस बात से आपको आगाह किया था या नहीं किया था? सर शुरू में तो हम लोगों को वैसे ही पिपेट दे दी जाती थी कि मतलब मुंह से सक कर ले, फिर बच्चों के ना मुंह के अंदर अक्सर अल्कोहल वगैरह चले जाती थी, तो बाद में सर ने कहा था कि ये सेफ्टी पर्पस के लिए आप लोग ना शक्कर यूज किया करें, और फिर थोड़ा सा उसके यूजेज के बारे में भी बताया था। चलो बिल्कुल ठीक है। अब इसमें याद रखें कि सबसे पहले सबसे अहम चीज़ यही है, पिपेट्स लैब में जो पड़ा हुआ है उसको उससे पहले बहुत से लोग यूज़ कर चुके हुए हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे ही पिपेट टच करता है किसी के मुंह को, तो जरासीम अगर जो पिपेट में है वो मुंह में चले जाएंगे, और जो मुंह में है वो पिपेट में चले जाएंगे। पिपेट को आम पानी से वॉश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसको क्लींजिंग मिक्सचर से वॉश ना किया गया हो। और हमारे यहाँ किसी को नहीं मालूम है, और ना ही कहीं पर प्रैक्टिस होती है कि पिपेट यूज़ के बाद क्लींजिंग मिक्सचर से वॉश होना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं करता है, इसलिए
कभी भी पिपेट को मुंह के साथ यूज नहीं करना है, बल्कि पिपेट बल्ब जो है, उसको सिंपली सर्कल कह सकते हैं, उसको यूज करते हुए। अगर आप वाटर सैंपल ले रहे हैं कहीं से भी, तो अगर तो कम मिकदार में लेना है फिर तो वो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में चाहिए तो उसको 10 ml 5 ml सैंपल चाहिए, तो फिर आपने डेफिनेटली पिपेट बल्ब यूज करना है, मुंह से सक नहीं करना। ये हो गया जी एनवायरनमेंट से पानी और मिट्टी के सैंपल्स। अगर फर्ज कीजिए आप किसी सरफेस को चेक करना चाह रहे हैं कि इस सरफेस के ऊपर जरासीम है कि नहीं, सोचिए हम किसी, फर्ज कीजिए फर्श है या शेल्फ है या एक दीवार है या एक खिड़की का शीशा, क्या आपके जहन में कोई कंसेप्ट है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं यहाँ जरासीम है कि नहीं, और उनको हम कैसे कलेक्ट करें? जो नाम का क्वेश्चन है, आप में से कोई जवाब देना चाहता हूँ। किसी सरफेस से, मैंने सरफेस की वजाहत कर दी है, ए ग्लास, ए शेल, ए वॉल, फ्लोर, एनी यूटेंसिल, ये तमाम सरफेसेस हैं, आप उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं जरासीम की मौजूदगी के लिए। क्या आपके जहन में कोई कंसेप्ट है कि वहां से हम कैसे चेक करेंगे जरासीम है कि नहीं? चलिए इसका जवाब सुन लें। इसका आंसर है कि आपने, दो तरीके हैं। एक तो है आप जस्ट कॉटन स्वैब ले लें, कॉटन रुई जो मेडिकल यूज के लिए पैक आती है, वो स्टेरलाइज होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लें और किसी भी सरफेस पे रगड़ें और उसको अपनी पैटी डिश के साथ, जहाँ भी आपने ग्रो करना है या पहले महफूज रखना है, तो पहले उसको स्टरलाइज्ड बॉटल में महफूज कर लें और फिर लैब में जाके उसको टच कर दें उस सरफेस पे जिस पे आपने मीडियम रखा हुआ है। एक पॉसिबिलिटी, ज़्यादा बेहतर है कि ड्राई कॉटन की बजाय कॉटन को स्टीराइल वाटर में भिगोना है। कॉटन भी स्टीराइल है, उसको स्टीराइल वाटर, वो वाटर है जो जरासीम से पाक हो, अगर बिल्कुल फ्रेश डिस्टिल किया गया पानी मौजूद हो वो जरासीम से पाक होता है। उसमें गीला कर लें और फिर सरफेस के ऊपर रगड़ के उसको बॉटल में महफूज कर लें और फिर उसी को जाके टच कर दें पेट्री डिश के साथ उस साइड से जहाँ से आपने किसी भी सरफेस को टच किया। इस तरीके से जरासीम अगर मौजूद है वहाँ पे, याद रखिए कि इस तरह से ज़्यादातर सिर्फ बैक्टीरिया और फंगस जो हैं ये कलेक्ट हो सकेंगे। उसकी रीज़न है कि वायरसेस की कलेक्शन और उनकी कल्टीवेशन कदरे डिफरेंट होती है। मैंने बैक्टीरिया के हवाले से मोस्ट जो चीज़ें हैं, ऐसी सर्फेसेस जो बेज़ाहिर नॉन पैथोजेनिक है, उसके हवाले से चीज़ों का जिक्र करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं जूम बंद होने में, इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको लेके आगे चलेंगे। जी और कोई लेट नहीं आया जी बच्चा, बल्कि बच्चे कम हो गए हैं, 4 बच्चे गायब हैं इस वक्त। सर मेरी अटेंडेंस लगा दे। जी 10 ठीक है, आपकी अटेंडेंस लग जाती है, लेकिन जो भागे हैं उनकी अटेंडेंस लगा दो। आपकी अटेंडेंस हो गई। जी यहाँ, जी दोबारा नोट कीजिए, रोल नंबर 43, 44, 47, 52, 58, 59, 60, 62, 65, 67, 69, 70 और 82, 84